गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन मौर्य और आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में कैसे संयोजित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक बार प्रतिरोध के बारे में पढ़ना चाहेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं हम। तो अगर हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि मान लें हम यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और इसमें हम आई धारा का क्या कर रहे थे, प्रवाह कर रहे थे। ये हमारे दो बिंदु हैं आई और ए और बी। इसमें हम आई धारा का क्या कर रहे थे, प्रवाह कर रहे थे। अभी इनके सिरों पे जो दोनों सिरे हैं, इन पे इनके बीच में कोई प्रतिरोध लगा नहीं है। जो धारा थी वो अचानक से क्या हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया। मान ली हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब बल्ब जो है वो क्या है, एक अवरोध है। वो क्या, बल्ब क्या कार्य करता है, एक अवरोध लगाने का कार्य करता है। अब हमने जो धारा का मार्ग था, हमने इस धारा के मार्ग में जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके मार्ग में हमने अवरोध लगा दिया। कहने का मतलब हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब जब हमने यहाँ पे बल्ब लगाया तो जो धारा है, जब धारा यहाँ से बहना स्टार्ट होगी तो ये धारा जो है वो बल्ब से भी होके जाएगी। अब जब धारा बल्ब से होके जाएगी तो बल्ब जलेगा तो ना कुछ तो वो क्या करेगा, ऊर्जा ले ही लेगा। तो अब यहाँ पे जब ये अवरोध यहाँ पे उत्पन्न हुआ, इसी अवरोध को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। हम प्रतिरोध जो कि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में भी लगा सकते हैं, समांतर क्रम में भी लगा सकते हैं और मिश्रित क्रम में भी लगा सकते हैं। प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। जो अवरोध लगाएगा धारा के मार्ग में उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं। क्या कहना है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रतिरोधों के जो एक सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, एक बिंदु पे होते हैं। अब प्रतिरोध में कितने सिरे होंगे, दो सिरे होंगे। तो यहाँ पर उसी के क्या बोल रहा है, उसी के लिए कि प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पे तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे तीन प्रतिरोध हैं, एक है R1, दूसरा क्या है R2 और तीसरा क्या है R3। अब हम देखते हैं इसके एक पॉइंट ये और एक ये और एक है। अब ये इसके तीनों के सिरे किस बिंदु पे हैं, ए बिंदु पे हैं। इधर देखें हम तो ये तीनों सिरे किस बिंदु पे हैं, बी बिंदु पे हैं। तो हम परिभाषा क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं परिभाषा कि समांतर क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रतिरोधों को के इस प्रकार जोड़ते हैं जिसमें प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पे तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर संयोजित होते हैं। ऐसे बनाया गया संयोजन, हम अगर इस प्रकार का संयोजन बनाते हैं तो ऐसा जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखना चाहेंगे। हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है और इस बैटरी से हम धारा का जो प्रवाह कर रहे हैं, हम आई धारा का प्रवाह कर रहे हैं। जो इस बैटरी से धारा का हम प्रवाह कर रहे हैं, आई धारा का प्रवाह कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये बैटरी की धारा आई ए बिंदु पर पहुंचती है, जो बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा आई है ये पहुंचती कहाँ पे, ए बिंदु पे। जैसे ही ए बिंदु पे पहुंचती है तो वो धारा तीन भागों में डिवाइड हो जाती है।
यहां से तो धारा आई ही प्रवाहित की गई थी, लेकिन जैसे ही धारा पहुंची कहां पे, ए बिंदु पे, जहां पे तीनों प्रतिरोधों के सिरे एक बिंदु पे क्या किए गए, संयोजित किए गए हैं। तो जैसे ही यहाँ ए बिंदु पे धारा पहुंची, ये धारा तीन भागों में डिवाइड हो गई, I1, I2 और I3। जो I1 धारा है वो R1 से होके जा रही है, जो I2 धारा है वो R2 से होके जा रही है, और जो I3 धारा वो कहां पे जा रही है, R3 से होके जा रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीनों धाराएं जो I1, I2 और I3 है, जब ये बिंदु B पे पहुंचती है, कहां पे पहुंचती है, बिंदु B पे पहुंचती है, तो फिर ये I बन जाती है। तो यहाँ क्या कह रहा था कि प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पे तथा दूसरे सिरे एक बिंदु पे। अब एक बिंदु पे जब धारा पहुंची तो वहां तीन भागों में डिवाइड हो गई, जब वही धारा दूसरे बिंदु पे पहुंची तो वो तीनों धाराएं मिलकर फिर क्या बन गई, एक धारा बन गई, जो कि क्या हो गई, आई हो गई। अब कहने का मतलब तीनों प्रतिरोधों से जो धाराएं हैं वो अलग अलग प्रवाहित हो रही है। धारा तो यहाँ बैटरी द्वारा आई ही प्रवाहित की गई थी, लेकिन जैसे ही धारा आई ए बिंदु पर पहुंची तो ये धारा तीन भागों में डिवाइड हो गई, I1, I2 और I3 में डिवाइड हो गई, और जैसे ये बी बिंदु पे आई फिर ये आई हो गई। तो कह सकते हैं कि धारा जो है तीनों प्रतिरोधों से क्या है, अलग अलग प्रवाहित है। अब जब तीनों प्रतिरोधों से धारा अलग अलग प्रवाहित है तो धारा तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन जो इनका विभवांतर होगा, इस पूरे संयोजन का जो विभवांतर होगा वो सिर्फ एक होगा, यानी 1 वोल्ट होगा, मतलब वोल्ट होगा, यानी इनके सिरों पे जो विभवांतर होगा वो V वोल्ट होगा। क्या होगा, V वोल्ट। इनके सिरों पे जो विभवांतर होगा वो सिर्फ V वोल्ट होगा, ना कि इन तीनों का विभवांतर अलग अलग होगा। जो भी विभवांतर होगा इस पूरे संयोजन का, तो हम कह सकते हैं इस पूरे संयोजन का विभवांतर क्या है, V वोल्ट है। एक बार हम परिभाषा पढ़ते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है जिसमें प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पे तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसके फिगर के अकॉर्डिंग, जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ परिभाषा लिख रखी है। क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध, यानी ये R1, R2 और R3, R1, R2 और R3, यहाँ पे लिखा है समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3, R1, R2 और R3 समांतर क्रम में संयोजित है। अब समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, तो जो प्रतिरोध है वो तीनों ऐसे संयोजित है, एक दूसरे के क्या है, समांतर संयोजित है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित हैं जिनसे प्रवाहित धाराएं I1, I2 तथा I3 हैं। अब यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1, I2 और I3, R1 से I1 धारा जा रही है, R2 से I2 और R3 से I3 धारा प्रवाहित हो रही है तथा इनके सिरों पर विभवांतर V वोल्ट है। अब इनके सिरों पे जो विभवांतर है वो क्या है, V वोल्ट है। कह सकते हैं कि पूरे संयोजन का विभवांतर क्या है, V वोल्ट है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, पहले धारा को एक कर लेते हैं। जो धारा यहाँ तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित हो रही है उसको एक करेंगे, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, यहाँ डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। तो हम करते हैं किससे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V अनुक्रमानुपाती I, यानी किसी दो बिंदुओं के बीच जो धारा प्रवाहित होती है, यानी उनके सिरों पे जो विभवांतर होगा वो किसके, I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि V बराबर R इंटू I। अब हमको क्या करना है, धारा निकालनी है। तो धारा निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि I बराबर I इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे R किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इक्वल किस पार लेके आएंगे, उस किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा क्या, V अपॉन R। अब यहां से हम क्या करते हैं,
I1 I2 और I3 का क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं I1 I2 और I3 का मान। तो यहां निकालते हैं क्या, इसको हम समीकरण नंबर 1 भी ले सकते हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पे I1 इक्वल, अब I1 निकालेंगे तो विभवांतर तो एक ही है, तो हम सिर्फ V लिखेंगे, लेकिन R जो है वो क्या है, R1 है। I1 से जो धारा प्रवाहित होती है, I1 जो धारा जाती है वो किससे जाती है, R1 से। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, R1, इसको समीकरण नंबर 2 लेंगे। उसके बाद हम I2 निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, I2 इक्वल V अपान R2, समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम I3 निकाल लेते हैं, जो कि R3 से होके जाती है। तो यहाँ हम I3 निकाल लेते हैं, I3 इक्वल V अपान R3, समीकरण नंबर आपका हो गया 3। अब यहाँ हम देखते हैं जो I1 है उसका मान अलग है, I2 का अलग है और I3 का अलग है। अब तीनों के मान जो है वो अलग अलग है, लेकिन परिपथ द्वारा प्रवाहित जो धारा थी वो सिर्फ क्या थी, I थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना परिपथ द्वारा प्रवाहित धारा I है तो कुल धारा, अब कुल धारा निकालनी है, हमको कुल धारा निकालनी है तो I1 I2 और I3 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, हो जाएगा क्या किया यहाँ पे कि I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ एक समीकरण नया बन के फिर आ गया, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे, I1 I2 और I3 का मान रखना है हमको किसमें, I में। कह सकते हैं समीकरण 4 में हमको 2 3 और 2 3 और यहाँ पे 4, इसको हम बोलेंगे 5 मान रख देते हैं 5 समीकरण में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 5 में समीकरण 2nd 3rd और समीकरण 4th का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का I1 I2 और I3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 5 में रख देंगे। तो रख देते हैं मान, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल I1 का मान यहाँ पे क्या है, I1 का मान यहाँ पे क्या है V अपान R1, I2 का मान है V अपान R2, I3 का मान क्या है V अपान R3। तो हम इसका मान रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, हमने तीनों समीकरणों जो है मान वो हमने यहाँ पे रख दिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं क्या, कि जो V है वो क्या है, तीनों में कॉमन है, यानी V है जो R1 के साथ भी है, R2 के साथ भी है और R3 के साथ भी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम V को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे V को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बनेगा यहाँ पे V ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अगर V कॉमन है तो हम V को कॉमन ले लेंगे, सीधी सी बात। और जब यहां से V हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 1 सब में आ जाएगा। तो V कॉमन लिया तो आ गया क्या ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि I इक्वल V ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि जो V है वो किसमें है, मल्टीप्लाई में है।
किसमें है, मल्टीप्लाई में। अगर इसको हम इक्वल की स्टार लेके आएंगे किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो हम इसको इस साइड ले लेते हैं, इसको हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो I अपॉन V आया है, यहाँ पे क्या आ गया, I इक्वल V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं समीकरण किससे, फर्स्ट से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, I इक्वल V अपॉन R, क्या लिखा हुआ है, I इक्वल V अपॉन R। जहां पे V अपॉन R है उसकी जगह पे हम I लिख सकते हैं, और I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I की जगह पे लिख देंगे हम क्या, V अपॉन R। तो V अपॉन R इक्वल V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, V अपॉन R हमने किसकी जगह पे रखा है, I की जगह पे रखा है, हमने I की जगह पे क्या दिया, V अपॉन R इक्वल V ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर हम इस V को, जो यहाँ पे हमने कॉमन V लिया है, अगर हम इस V को यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई को इक्वल के इस बार हम लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में गया तो ये क्या हो जाएगा, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा क्या, 1 अपॉन R डैश इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लिख सकते। जो यहाँ पे 1 अपॉन R डैश आया है, जो यहाँ पे 1 अपॉन R डैश आया है, ये क्या है, 1 अपॉन डैश परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। यहाँ पे जो है हमने I की जगह पे क्या रखा, V अपॉन R इक्वल V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जब यहाँ पे V जो मल्टीप्लाई में, अगर हम इसको इक्वल के इस पार लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में गई तो यहाँ पे V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे V से V क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब हमने V से V कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो कि यहाँ 1 अपॉन R डैश आया, ये परिपथ का क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।